नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका भाग 16 सुनाऊंगी। वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। नरेंद्र अवाक होकर देखता रहा। विजया के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सका। आंखों की हिंस्र दृष्टि केवल मनुष्य ही नहीं, बहुत से जानवर तक समझ जाते हैं। इसलिए वह चाहे जितना सीधा व्यक्ति हो और संसार की जानकारी उसे चाहे जितनी कम हो, बात को वह पलक मारते ही जान गया कि उन कुर्सियों पर बैठे पिता पुत्र की दृष्टि और चाहे जो भाव व्यक्त करती हो, हृदय की प्रीति व्यक्त नहीं करती। वह जानता था कि ये लोग मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं। विजया को जब वह माइक्रोस्कोप दिखाने लाया था, तब अपने कानों से भी उनकी सारी बातें सुन गया था। और जिस दिन रास बिहारी अपने हाथ से कीमत देने उसके मकान पर गए थे, उस दिन भी हितोपदेश के छल से वे कम कड़ी बातें सुनाकर नहीं लौटे थे। लेकिन वह यह नहीं सोच सका कि जब विजया ठगी नहीं गई और चीज जब 200 की जगह 400 में बिक सकती है, जांच हो चुकी है, तब उसके कारण क्यों अब भी उनका रोष बना हुआ है। अब रहा चेचक का डर दिखा जाना, सो वह डर दिखाकर तो गया नहीं, बल्कि बात इससे एकदम उल्टी है। यह झूठ और किसी ने फैलाया या विजया के निज के मुंह से ही फैला, यह निश्चित करने के पहले ही विलास बिहारी और एक बार चीत्कार कर उठा। कालीपद ने जान पड़ता है केवल कौतूहलवश ही थोड़ा सा पर्दा हटाकर मुंह बढ़ाया था कि विलास की दृष्टि उस पर पड़ गई और वह एकाएक हिंदी में गरज उठा। बहुत संभव है हिंदी भाषा अधिक क्रोध व्यक्त कर सकती हो। उसने कहा, अरे सुअर के बच्चे, कुर्सी ले आ। कमरे में सभी लोग चौंक उठे। कालीपद सुअर के बच्चे और ले आ शब्द का अर्थ तो समझ गया, लेकिन कुर्सी आखिर क्या चीज है, सो अंदाज न कर पाने के कारण कमरे में कभी इस ओर कभी उस ओर मुंह घुमाकर देखने लगा। वृद्ध रास बिहारी ने अपने को संवरण कर लिया था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उस कमरे से एक चेयर ले आओ कालीपद, और बाबू को बैठने के लिए दो। कालीपद के शीघ्रता से चले जाने पर वे लड़के की तरफ मुखातिब होकर अपने उदार शांत कंठ से बोले, यह रोगी का कमरा है, ऐसे हेस्टी मत बनो विलास, टेम्पर लूज करना किसी भी भले आदमी को शोभा नहीं देता। लड़के ने उद्धत भाव से जवाब दिया, ऐसी हालत में टेम्पर लूज ना होगा तो और कब होगा, बताइए। हरामजादे नौकर ने बगैर पूछे ताछे ऐसे असभ्य आदमी को लाकर बिठा दिया जो भद्र महिला का सम्मान तक रखना नहीं जानता। अकस्मात भारी धक्का लगने पर जिस प्रकार नशे से चूर व्यक्ति का नशा उतर जाता है, ठीक उसी प्रकार विजया की ज्वर की बेहोशी दूर हो गई। उसने चुपचाप नरेंद्र का हाथ छोड़ दिया और दीवार की तरफ मुंह करके करवट बदल ली। कालीपद ने तुरंत एक कुर्सी लाकर रख दी और नरेंद्र बिछौने से उठकर उस पर बैठ गया। रास बिहारी ने विजया के मुंह का भाव लक्ष्य करने में भूल नहीं की। वे प्रसन्नता से कुछ हंसकर लड़के की ओर ही लक्ष्य करके बोले, मैं सब कुछ समझता हूँ विलास, यह भी मानता हूँ कि इस संबंध में तुम्हारा नाराज होना अस्वाभाविक नहीं वरन अत्यंत स्वाभाविक है। लेकिन तुम्हें यह सोचना उचित था कि सब कोई जानबूझकर अपराध नहीं करते। सभी यदि इस प्रकार की रीति नीति आचार व्यवहार जानते होते तो फिर चिंता ही क्या थी। इसीलिए क्रोध न करके शांत भाव से ही मनुष्य की भूल चूक सुधार देनी पड़ती है। यह किसी को भी समझते देर नहीं लगी कि भूल चूक किसकी थी। विलास ने कहा, नहीं बाबूजी, इस प्रकार इम्पर्टिनेंस सहन नहीं होता। इसके अतिरिक्त हमारे इस घर के नौकर चाकर जैसे अभागे हैं, वैसे ही बदजात भी हो गए हैं। कल ही मैं सबको निकाल बाहर करूंगा, तब दम लूंगा। रास बिहारी ने फिर थोड़ा हंसकर स्नेहपूर्वक तिरस्कार की भंगिमा से इस बार जान पड़ता है कमरे की दीवारों को सुनाकर कहा, जब इसका मन खराब होता है तब यह क्या क्या कह बैठता है, कुछ ठिकाना ही नहीं। और सिर्फ लड़के को ही आखिर दोष क्या दूं? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, फिर भी बीमारी की बात सुनकर कितना घबरा गया था। एक तो मकान में ही एक व्यक्ति को चेचक निकली है और फिर ये भय दिखा गए। इतनी देर तक नरेंद्र ने कोई बात नहीं की थी। इस बार उसने बाधा देकर कहा, नहीं, मैं किसी प्रकार का भय दिखाकर नहीं गया। विलास ने जमीन पर पैर पटककर तेजी के साथ कहा, निसंदेह भय दिखला गए थे, कालीपद गवाह है।
नरेंद्र ने कहा, कालीपद ने गलत सुना है। प्रत्युत्तर में विलास और ना जाने कौन सी बेहूदगी करने जा रहा था कि उसके पिता ने रोककर कहा, अरे यह क्या करते हो विलास? जब ये अस्वीकार कर रहे हैं तब क्या कालीपद का विश्वास किया जाएगा? निश्चय ही उनकी बात सच है। विलास के कुछ कहने की चेष्टा करते ही वृद्ध ने इशारे से मना करके कहा, इस मामूली बीमारी से बुद्धि मत खो बैठो विलास, स्थिर हो। मंगलमय जगदीश्वर केवल हमारी परीक्षा करने के लिए ही विपत्ति भेज देते हैं। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि विपत्ति में पड़ने पर तुम लोग सबसे पहले यह बात क्यों भूल जाते हो। थोड़ा ठहर कर उन्होंने फिर कहा, और यदि इन्होंने गलत बीमारी की बात कह ही दी तो उससे भी क्या होता है? बहुत से पासशुदा अच्छे अच्छे बुद्धिमान डॉक्टरों से भूल हो जाती है, फिर ये तो लड़के हैं। इसके बाद नरेंद्र की तरफ मुंह करके बोले, खैर बुखार तो बहुत ही मामूली आप बता रहे हैं, चिंता करने का कोई कारण नहीं है, यही ना आपका मत है? नरेंद्र ने आने के समय तक अब तक अनेक अपमान चुपचाप सह लिए थे, लेकिन इस बार वह एक टेढ़ा जवाब दिए बिना न रह सका। उसने कहा, मेरे कहने से क्या आता जाता है बताइए? मुझ पर तो आप निर्भर नहीं हैं, बल्कि इससे अच्छा तो यह है कि आप किसी अच्छे पासशुदा विलक्षण डॉक्टर को दिखाकर उसकी सम्मति असम्मति ले लीजिए। जवाब में कटाक्ष भले ही हो, पर वह जवाब देने का उसे अधिकार था। लेकिन विलास एकदम उछल पड़ा और मारने को उद्यत होकर चिल्ला उठा, मैं कह देता हूं कि किसके साथ बात कर रहे हो यह ख्याल रखकर बात करो। यदि यह कमरा न होता और अगर तुम कहीं और होते तो तुम्हारा यह कटाक्ष करना। इस व्यक्ति का बात बेबात शुरू से ही झगड़ा पैदा करके भयानक घटना घटित कर देने का प्राणपण से प्रयत्न देखकर नरेंद्र विस्मय से स्तंभित हो गया। लेकिन क्यों? किस कारण? कहां उसके व्यवहार में कौन सा अपराध घटित हो रहा है? कुछ भी तो वह किसी प्रकार स्थिर नहीं कर सका। असल कारण यह था कि नरेंद्र अब भी यह नहीं जानता था कि इस आदमी का अंतर्दाह किस जगह है। विजया के यहाँ आने के साथ ही साथ गांव के अनुसंधित सुपड़ोसियों का दल जब विलास के और उसके भविष्य संबंध की चर्चा करके समय का सद्व्यवहार करता था, तब इस भिन्न ग्रामवासी नवीन वैज्ञानिक का अखंड मनोयोग कीटाणु कीट के संबंध निरूपण में निमग्न था। गांव की जनश्रुति उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। उसके बाद ब्रह्म मंदिर प्रतिष्ठा के दिन जब बात पक्की होकर सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई, तब वह कलकत्ते चला गया था। आज पिता पुत्र की बातचीत के ढंग से बीच बीच में उसे एक अनिर्देश्य और अस्पष्ट व्यथा के समान कुछ खटक अवश्य रहा था, लेकिन विचार के द्वारा उसे सुस्पष्ट करने का न तो उसे समय मिला और न इसका प्रयोजन ही उसे था। ठीक इसी समय विजया ने इस ओर मुंह फिराया और नरेंद्र के मुंह पर अपनी दोनों व्यथित उत्पीड़ित आंखें गड़ाकर कहा, मैं जितने दिन जीऊंगी आपके निकट कृतज्ञ रहूंगी, लेकिन इन लोगों ने जब दूसरे डॉक्टर के द्वारा ही मेरी चिकित्सा कराना स्थिर किया है, तब आप और निरर्थक अपमान सहन मत कीजिए, लेकिन लौटते वक्त दयाल बाबू को एक बार देखते जाइएगा। मेरी सिर्फ यह विनती स्वीकार कर लीजिए। कहकर प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने मुंह फिरा लिया। रासबिहारी ने बहुत पहले ही असल मामला समझ लिया था। वे उसी क्षण बोल उठे, विलक्षण बात है, जिसे तुमने बुला भेजा है भला उसका अपमान करने की किसमें ताकत है? उसके बाद लड़के की अनेक प्रकार से भर्त्सना करके वे बार बार इसी बात का प्रचार करने लगे कि भारी बीमारी समझकर व्याकुलता के कारण विलास का हिताहित ज्ञान लुप्त हो गया है। साथ ही साथ एकमात्र और अद्वितीय निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर के उद्देश्य के संबंध में भी उन्होंने अनेक आध्यात्मिक और निगूढ़ तत्व की बातों का मर्म उद्घाटित करके दिखा दिया। नरेंद्र ने कोई बात नहीं कही। वह पिता और पुत्र प्रदत्त तत्व कथा और अपमान का बोझ दोनों कंधों पर लादे चुपचाप उठ खड़ा हुआ और छड़ी तथा छोटा बैग हाथ में लेकर उसी प्रकार चुपचाप बाहर निकल गया। रासबिहारी ने पीछे से पुकार कर कहा, नरेंद्र बाबू, आपसे कुछ जरूरी बात की चर्चा करनी है। और तब तुरंत उठकर लड़के को अप्रतिद्वंदी एकमात्र और अद्वितीय रूप से विजया के कमरे में प्रतिष्ठित करके वे उसके पीछे पीछे नीचे उतर गए। नरेंद्र को बगल के एक कमरे में बिठाकर उन्होंने भूमिका के बहाने कहा, 5 आदमियों के सामने तुम्हें बाबू कहूं या कुछ भी कहूं बेटा, लेकिन यह नहीं भूल सकता कि तुम हमारे उसी जगदीश के लड़के हो। बनमाली और जगदीश दोनों ही स्वर्गवासी हो गए, सिर्फ मैं ही बचा हूं। हम तीनों क्या थे इसका आभास तो तुम्हें उस दिन दे दिया था, लेकिन खोलकर नहीं बतला सका। नरेंद्र, मेरा हृदय मानो फट जाना चाहता है।
वास्तव में उस दिन माइक्रोस्कोप की कीमत देते समय उन्होंने अनेक बातें की थीं। नरेंद्र चुपचाप सुनता रहा। सहसा रासबिहारी मानो उस दिन की बातें याद आ जाने से बोल उठे। उस समय आवश्यक यंत्र को बेच देने के कारण मैं सचमुच ही तुम पर बहुत असंतुष्ट हो गया था नरेंद्र। फिर कुछ हंसकर बोले, लेकिन देखो बेटा, असंतुष्ट हो गया था प्रयोग अत्यंत रूखा है। दुनियादारी के लिहाज से असंतुष्ट नहीं हुआ कहना ही अच्छा होता। कहने सुनने में सब तरफ से निरापद, लेकिन जाने दो। फिर एक सांस लेकर कुछ आत्मगत भाव से ही कहने लगे, मेरे द्वारा जो असाध्य है उसके लिए दुख करना वृथा है। न जाने कितने लोगों के निकट बुरा बनता हूं, न जाने कितने लोग गालियां देते हैं। हितैषीगण कहते हैं, अच्छा तुम झूठ कभी नहीं बोल सकते रासबिहारी, सो झूठ बोलने के लिए हम लोग भी नहीं कहते। लेकिन कुछ घुमा फिरा कर बोलने से ही यदि गाली गलौज से छुट्टी मिल जाती है तो वैसा क्यों नहीं करते। मैं सुनकर अवाक होकर सोचने लगता हूँ बेटा कि जो हुआ नहीं उसे बनाकर घुमा फिरा कर कैसे कहा जा सकता है। यह जानता हूँ कि लोग मेरा भला ही चाहते हैं, किंतु मंगलमय भगवान ने मुझे जिस सामर्थ्य से वंचित कर रखा है वह असाध्य साधन आखिर मैं किस प्रकार करूं। जाने दो बेटा, अपने संबंध में चर्चा करना मैंने कभी पसंद नहीं किया। इससे मुझे बड़ी अरुचि है। बात को तुम दुखी ना हो इसीलिए इतनी बातें कहनी पड़ी। फिर उदास नेत्रों से क्षण भर छत की कड़ियों की ओर देखते रहकर आंखें नीची करके कहा, और एक बात जानते हो नरेंद्र, इस संसार में चिरकाल से रहा अवश्य हूं, बाल भी इसी में पका डाले हैं, लेकिन क्या करने और क्या कहने से यहाँ सुख सुविधा मिलती है सो आज तक भी मेरे इस पके सिर में ना आ सका। नहीं तो यह बात तुम्हारे मुंह पर ही कहकर कि तुमसे असंतुष्ट हुआ था, तुम्हें क्यों क्लेश पहुंचाता। नरेंद्र विनय के साथ बोला, जो सच है वही आप कह रहे हैं, इसमें दुखी होने की तो कोई बात नहीं है। रासबिहारी गर्दन हिलाते हिलाते बोले, नहीं नहीं, यह बात मत कहो नरेंद्र, कठोर बात की ठेस लगती ही है। जो सुनता है उसे तो ठेस लगती ही है, जो कहता है उसको भी कम ठेस नहीं लगती बेटा। जगदीश्वर। नरेंद्र नीचा मुंह किए चुप बैठा रहा। रासबिहारी हृदय का मर्मोच्छ्वास संयत कर लेने के बाद कहने लगे, लेकिन उसके बाद फिर चुप नहीं रह सका। मैंने सोचा, यह कैसी बात है, वह बहुत दुख में ही अपनी यह आवश्यकता की वस्तु बेच गया है। उसकी कीमत जो भी हो, लेकिन बात जब दी जा चुकी है तब और कुछ तो सोचा ही नहीं जा सकता। कीमत देने में भी देरी नहीं की जा सकती। मैंने मन ही मन कहा, हमारी विजया बेटी की जब इच्छा हो और जितने दिनों में देने की इच्छा हो रुपए दे, लेकिन मैं अभी दे आऊं और खुद जाकर दे आऊं। वह बेचारा जब ये रुपए पाकर ही विदेश जा सकेगा, तब एक दिन की भी देरी करना उचित नहीं है। और फिर जबकि यह हमारे जगदीश का लड़का है। नरेंद्र ने उस समय की कटु बातें स्मरण करके वेदना के साथ पूछा, क्या उनकी दाम देने की इच्छा नहीं थी। वृद्ध ने गंभीर होकर कहा, नहीं, वह बात मेरे मन में तो आई नहीं नरेंद्र, लेकिन तुम तो जानते हो। नहीं, जाने दो, कहकर वे सहसा मौन हो गए। 400 रुपए में जचाई हो चुकने की बात एक बार नरेंद्र के मुंह तक आ गई, किंतु उसी समय न जाने कैसा एक कष्ट सा होने लगने से इस संबंध में फिर उसने कोई बात नहीं कही। रासबिहारी ने इस बार मतलब की बात छेड़ी। वे आदमी पहचानते थे। नरेंद्र की आज की बातचीत और व्यवहार से उन्हें घोर संदेह उत्पन्न हो गया था कि अब तक भी यह असल बात नहीं जानता। और इस प्रकार के अन्यमनस्क और उदासीन प्रकृति के लोग ऐसे ही होते हैं कि जब तक इनकी आंखों में उंगली देकर न दिखा दिया जाए, ये खुद अनुसंधान करके कभी कुछ नहीं जानना चाहते। वे बोले, विलास के आचरण से मैं जितना दुखी हुआ हूं, उतनी ही लज्जा भी मैंने अनुभव की है। इस माइक्रोस्कोप की बात ही कहता हूं। विजया विलास की सलाह लेकर यदि उसे खरीदती, तब तो कोई बात ही नहीं उठ सकती थी। तुम ही बताओ भला, यह क्या उसका कर्तव्य नहीं था। विजया का कर्तव्य ठीक तरह से न समझ सकने के कारण नरेंद्र जिज्ञासु मुख से ताकता रहा। रासबिहारी ने कहा, उसकी बीमारी की खबर पाकर ही विलास कितना व्याकुल हो उठा है, यह तो हमें समझने को बाकी ही नहीं है। होना ही स्वाभाविक है। सारी भलाई बुराई, सारी जिम्मेदारी केवल उसी के सर पर ही तो है। चिकित्सा और चिकित्सक स्थिर करना भी तो उसी का काम है। उसकी राय के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। विजया ने खुद भी तो अंत में यह समझ लिया, लेकिन 2 दिन पहले ही सोच लेती तो यह सब अप्रिय घटनाएं न हो पाती।
अब वह बिल्कुल लड़की नहीं है। सोचना तो उचित था। आखिर क्यों उचित था, यह तब तक समझ न पाने के कारण नरेंद्र वृद्ध के प्रश्न का अनुमोदन न कर सका। लेकिन फिर भी उसके अंतःस्थल में आशंका से उथल पुथल होने लगी और समझ लेने जैसी बात भी उसके कंठ से बाहर नहीं निकली। वह केवल दोनों शंकित आंखें वृद्ध के मुंह की ओर खोले चुपचाप देखता रहा। रासबिहारी बोले, लेकिन बेटा, तुम विलास के मन की अवस्था समझकर अपने मन में कोई ग्लानि नहीं रख सकोगे। मेरा एक अनुरोध और है नरेंद्र, इन लोगों का विवाह वैशाख में होगा। यदि कलकत्ते में ही रहो तो यह अभी से कहे रखता हूँ कि इस शुभ कार्य में तुम्हें योग देना होगा। नरेंद्र बात नहीं कर सका। उसने सिर्फ गर्दन हिलाकर कहा, अच्छा। रासबिहारी तब पुलकित चित्त से अनेक बातें कहने लगे। एक तो यह है कि यह विवाह मंगलमय की एकांत इच्छा से हो रहा है, और दूसरे यह संबंध वर कन्या के जन्म काल से ही स्थिर हो गया था। इस प्रसंग में विजया के परलोकगत पिता से कौन कौन सी बातें हुई थीं, इत्यादि बहुत पुराने इतिहास का विचरण करते करते सहसा वे बोल उठे। अच्छी बात है, तो कलकत्ते में ही क्या अब रहना होगा? काम मिलने की कुछ आशा वाशा है? नरेंद्र ने कहा, हाँ, एक विलायती दवाइयों की दुकान में मामूली सा काम पा गया हूँ। रासबिहारी खुश होकर बोले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दवाइयों की दुकान में अच्छा पैसा है। टिक कर रह सको तो आखिर सिलसिला जमा लोगे। नरेंद्र तो इस इशारे के पास से भी नहीं फटका। उसने कहा, जी हाँ। सुनकर रासबिहारी अब कौतूहल को और न दबा सके। कुछ इधर उधर करके पूछ बैठे, तो फिर वेतन कितना देते हैं? नरेंद्र ने कहा, बात को कुछ अधिक दे सकते हैं। इस समय तो सिर्फ 400 रुपए देते हैं। 400? रासबिहारी विवर्ण मुख से आंखें कपाल तक चढ़ाकर बोले, आहा, अच्छा अच्छा। सुनकर बहुत सुखी हुआ। इस ओर दिन चढ़ते देखकर नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। दयाल बाबू को 2-4 चेचक के दाने दिखाई पड़े थे, उनको भी देखने जाना था। उसने पूछा, परेश अब कैसा है, आप बता सकते हैं? रासबिहारी ने अम्लान मुख से बताया, उसे उसके गांव के घर भिजवा दिया है। कैसा है सो नहीं कह सकता। दोनों ही कमरे से बाहर निकल आए, लेकिन रासबिहारी को फिर ऊपर जाना था। लड़का प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसने चिकित्सा का क्या प्रबंध किया, इसका पता लगाना आवश्यक था। बरामदे के अंत तक आकर नरेंद्र क्षण भर के लिए थम गया। उसके बाद धीरे धीरे वापस आकर रासबिहारी से बोला, आप मेरी ओर से विलास बाबू से एक बात कह दीजिए कि तेज बुखार में मनुष्य का आवेग अत्यंत साधारण कारण से भी उच्छ्वसित हो उठता है। विजया के संबंध में डॉक्टर के मुंह की इस बात पर वे अविश्वास न करें। यह कहकर वह मुंह फिराकर कुछ तेज चाल से चला गया। स्नान नहीं, आहार नहीं, सिर पर कड़ी धूप मैदान पार करता हुआ नरेंद्र दिघड़ा की ओर चला जा रहा था। लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए चलते चलते वह अपने आप से बार बार प्रश्न कर रहा था, मेरी क्या गरज है? किसी स्त्री ने अपने एक श्रद्धा पात्र को देखने के लिए अनुरोध कर दिया है। इसीलिए जिसे कभी आंखों से देखा नहीं, उसे देखने के लिए ही तो ऐसी धूप में खेतों के ये ढेले फोड़ता जा रहा हूँ। यह ख्याल करके कि यह अन्याय अनुरोध करने का उसे जरा सा भी अधिकार नहीं था, उसका सर्वांग जलने लगा और वह यह भी अपने आप से बार बार कहने लगा कि इस अनुरोध की रक्षा करने के लिए जाने में आत्मसम्मान की हानि है। फिर भी वह मुंह फिराकर लौट न सका। एक एक पैर बढ़ाता हुआ उसी दिघड़ा की ओर अग्रसर होने लगा और थोड़ी ही देर में उस नितांत स्पर्धापूर्ण अनुरोध की रक्षा करने के लिए अपने मकान के दरवाजे पर जा पहुंचा। अभी आप सुन रहे थे श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि शरत जी की अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।